भूल जाएं हम, इस नए साल को गले लगाएं हम। करते हैं हम दुआ उस परवरदिगार से, हमारे संगठन के सपने पूरे हो जाएं। आज का दिन हमारे लिए एक विशेष दिन है। नए साल के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष परिवार कल्याण सम्मेलन के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। इसमें कई सदस्यों ने अपने पारंपरिक वेशभूषा में आकर चार चांद लगा दिए हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस विशेष परिवार कल्याण सम्मेलन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती उषा पांडे मैम, चेयरपर्सन आर्मी वॉर कॉलेज परिवार कल्याण संगठन ने आज यहाँ पर उपस्थित होकर इस सम्मेलन को सुशोभित किया है। श्रीमती उषा पांडे मैम, चेयरपर्सन आर्मी वॉर कॉलेज परिवार कल्याण संगठन, यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का विशेष परिवार कल्याण सम्मेलन के शुभ तथा साल के अंतिम अवसर पर FWO AWC सेक्रेटरी श्रीमती दीप्ति मेहता मैम तथा सभी आभा सदस्यों की ओर से मैं कनिका आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को तथा आपके परिवार को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल नई चाहत और नई उमंग के साथ कुछ भी कर गुजरने की ताकत का हौसला देता है। हम चाहे कोई चीज करने के बारे में हो या कोई नई चीज सीखने के बारे में हो, आज भी हम कुछ सीखने को मिलेगा। हर फेंकने वाली वस्तु से कुछ नया बनाकर पर्यावरण को संतुलित किया जा सकता है। इसका यकीन दिलाने के लिए बेस्ट आउट ऑफ किचन वेस्ट विषय के संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं कर्नल रवि पवार, कमान अधिकारी महोदय। 6 कुमाऊं में कर्नल रवि पवार साहब से निवेदन करती हूं कि आप हमें वेस्ट आउट ऑफ किचन वेस्ट के बारे में जानकारी प्रदान करें। माननीय महोदय। आदरणीय श्रीमती उषा पांडे जी एवं सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण, महिलाएं, आप सबको मेरा शुभ संध्या, नमस्कार। एवं मैं अपने परिवारजन को भी देख रहा हूँ, यहाँ जंगी परिवार है, आप सबको मेरा राम राम। मेरा परिचय दिया जा चुका है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊं, मेरा नाम कर्नल रवि है और मैं 6 कुमाऊं से संबंधित हूँ। जैसा कि बताया गया आप सभी को कि आज का जो हमारा विषय है, ये हम सबसे बहुत करीबी तरीके से जुड़ा हुआ है। करीबी तरीके से 2 तरीके से जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम इसमें किचन शामिल है और दूसरा जो है इसमें पौधे शामिल है। किचन और पौधे 2 एक ऐसी चीज है जो कि सभी के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती है और खास करके एक फौजी के जीवन में, क्योंकि अगर एक किचन और आप सब किचन से संबंधित रखती हैं, किचन में जो है अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं, तो किचन से एक लगाव और जुड़ाव खास तरीके से आपका बनता है। ये वो जगह है जहां पर हमारे परिवार का जो है पेट पलता है, स्वस्थ शरीर मिलता है, अच्छा मन, जहां पर हमको जो है अच्छा खाना खाने से हमारा मन का विकास होता है और साथ ही उसी किचन में हम कुछ ऐसे उपयोगी तत्व भी हम फेंक देते हैं या बेकार उसको निष्कासित कर देते हैं, ये समझकर कि ये बिल्कुल बेकार है, कूड़े में जाने लायक चीज है, तो उसको भी हम फेंक देते हैं। तो उसका भी हम इस्तेमाल किस प्रकार कर सकते हैं अपनी बागवानी में और अपने पौधों को अच्छा करने में। पौधों को अच्छा करने का पॉइंट मेरा क्यों आया इस समय, क्योंकि मैं भी एक बहुत शौकीन हूँ पौधों के मामले में, इसलिए आप कईयों को अचरज होगा कि मैं किस प्रकार यहाँ पे आ गया हूँ एक परिवार का संगठन के समय बीच में समक्ष में सीओ साहब का भला क्या कहूँ। लेकिन मेरा एक वास्तविकता यह है कि मैं इन चीजों से बहुत जुड़ा हुआ हूँ और क्योंकि पर्सनली जुड़े होने की वजह से मैं बहुत आभारी हूँ मैम का कि जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया है ताकि मैं अपनी जो है शौक आप तक पहुंचा सकूं और हो सकता है कि आप में से कुछ उसमें रुचि लें और आप लोग भी फायदा उठाएं। तो
दूसरा जब मैं पॉइंट कह रहा था आपको पौधों के बारे में, हमारा नेचर, हमारा जो जॉब प्रोफाइल है, हमें पता है कि हमने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है, सामान पैक करना है, बंद करना है, लेके जाना है, सामान हमारा बबल रैप हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन हमारे जो बेचारे दो चीजें हैं जो हमारे सबसे ज्यादा परेशान होती है, हमारे यहाँ पालतू जीव पेट, और दूसरे हमारे जो है पौधे। आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जब जाते हैं तो हमारे पौधे अक्सर मुरझा जाते हैं, या हमें उनको छोड़ना पड़ता है, या ट्रक वाला गमले तोड़ देता है और ले देकर के हम थोड़ी देर दुखी होते हैं। उसके बाद हम नर्सरी में जाते हैं, नया पौधा खरीदते हैं, नया लगा देते हैं। ज्यादा हम लोग इतना सोचते नहीं। लेकिन अगर आप जो लोग इस चीज से जुड़ाव रखते होंगे वो एक चीज का एहसास जरूर करेंगे कि पौधे में भी प्राण होता है, और अगर एक पौधा आपने अपने हाथ से लगाया है, उसको बड़ा किया है, उसमें पानी डाला है, उसको रोज हाथ लगाया है, तो आपका एक लगाव हो जाएगा उससे। पौधा भी उतना ही संवेदनशील होता है जितना इंसान या कोई जानवर। अगर आप पौधे को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख देते हैं तो वो पौधा जो है उस समय कुछ समय के लिए उस जगह से एडजस्ट नहीं होता है, अपना वो जो है जो बदलाव आया है उसको वो दर्शाता है, या तो मुरझा जाता है, या उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, या वो थोड़ा सूखने लगता है, या वो फूल नहीं देता है, या वो उसके पत्ते कम हो जाते हैं, कुछ ना कुछ होता है। हम लोग अमूमन इस चीज को बड़ा नजरअंदाज कर देते हैं, नॉर्मल समझ के कि तो नॉर्मल है, थोड़े दिनों में पत्ते आएंगे, बरसात का मौसम आएगा, पानी डालेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको, मैं जो आपको आज बताऊंगा, अगर वो विधि आप अपनाते हैं तो ना सिर्फ आपके पौधे हमेशा हरे रहेंगे, बल्कि आप में एक भाव उन पौधों को लेकर ये आएगा कि आप उनको पाल रहे हैं। जैसे आप अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, अपने पालतू जीवों का भरण पोषण करते हैं, ये पौधे भी उसी प्रकार से ही हैं। अगर आप इनमें प्यार सम्मान के साथ इनको जो है इनकी देखभाल करेंगे। देखभाल करने के लिए हमने देखा है कि क्या अमूमन हम लोग चले जाते हैं किसी नर्सरी में, या किसी पौध या बिजली या किसी बीज की दुकान में, उसको बोलते हैं भैया हमको थोड़ा सा आप खाद दे दो, हमारे पौधा सूख रहा है। अब वो सोचता है कि ये जो है लोग हैं अनजान है, इनको कुछ पकड़ा दो। वो कुछ ऐसे नीले पीले मोती जैसे दाने दे देंगे, या आपको कोई केमिकल दे देंगे, या बोलेंगे नहीं आपको जो है ये केमिकल डालना है, ये फॉस्फोरस डालना है, ये डालना है, वो सब आपको देंगे, आप खरीदेंगे। शायद पौधों में थोड़ा विकास हो या ना हो, पैसा जरूर आपका खर्च होगा। आज जो मैं आपको विधि बताने वाला हूं उसमें ना तो आपका कोई पैसा लगने वाला है, घर से ही जो आपके पास जितनी भी आपको सामान सामग्री मिल सकती है वो आपको घर पर ही मिल जाएगी। बस आपको थोड़ा सा अपना समय देना है और थोड़ा सा उसका इंतजार करना है। इसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि बायो एंजाइम, बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में जैविक एंजाइम और जैविक उर्वरक बोलते हैं। तो मैं आज का अपना जो है विचार रखता हूं आपके आगे। इसी के दौरान मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा जिसमें किस प्रकार इसको तैयार करना है वो आपको जो है दिखाया जाएगा। और अंत में मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा इसी से रिलेटेड। जो सवाल का जवाब देगा उसको मैं बहुत अच्छा इनाम दूंगा। इसी से मतलब ये आपको एक चीज दूंगा जो आप घर ले जाकर इसको तुरंत आज से अपना फर्टिलाइजर बनाना शुरू कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक कंपोस्टिंग बिन भी दूंगा जो मेरे जवाब का सही जवाब देगा, सवाल का सही जवाब देगा। अच्छा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें पौधों में 3 चीजें चाहिए होती हैं, जो कि है एनपीके, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो क्यों होता है कि जैव उर्वरक, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में गमला रखते हैं, या कई लोग किचन गार्डनिंग करते हैं, तो हम लोग गमले में क्या है सोचते हैं सिर्फ पानी डालेंगे और हमारा पौधा हरा रहेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि रोज आप पानी डालते हो, नीचे ड्रेनेज होल होता है, रोज पानी बह जाता है। उसके बाद कई बार हम बरसातें होती है तो बाहर हमारा गमला रखा रहता है, तो गमले बारिश आती है वो भी बह जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो मिट्टी की जो उर्वरकता है, जो उसके अंदर जो कुछ एनर्जी है, जो उसके अंदर काम की चीजें, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, वो धीरे धीरे पानी के साथ साथ बहता जाता है और मिट्टी जो है बंजर सी होती जाती है। तो इसलिए धीरे धीरे पौधा जो है पत्ते छोड़ देता है, बड़ा नहीं होता है, हरियाली नहीं देता है। तो हमें क्या है वो उर्वरक उसको वापस देने पड़ते हैं। उर्वरक देने के तरीके हैं, या तो आप केमिकल डाल दीजिए फर्टिलाइजर, वो आपका लेकिन वो तो बायो के खिलाफ है, वो तो आप दवाई डाल रहे हैं, या फिर आप उसको घर पर अपने किचन वेस्ट से भी बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसमें यह है जो नाइट्रोजन होता है वो पत्तियों के विकास के लिए होता है। फास्फोरस जो है ये अंकुरित करता है, जो कि फल बनाता है या नए पौधे उगाता है। और पोटेशियम जो है फूल के लिए जो है बहुत उपयोगी होता है। तो ये तीनों एनपीके बैलेंस होना बहुत जरूरी है किसी भी मिट्टी में। जो है एनपीके अगर बैलेंस है
तो आपका जो है पौधा अच्छे से उगेगा। नहीं तो आपको ये सब चीजें डालनी पड़ेगी। कैसे? सबसे पहला आप घर पर एक बहुत आसान तरीके से उर्वरक बना सकते हैं। एक तरीका वो है एक जैविक एंजाइम, या जिसको बायो एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम क्या होता है वो मैं आपको अभी इसके अगले वाले चैप्टर में बताऊंगा। और तीसरा है जैविक उर्वरक, यानी कि बायो फर्टिलाइजर। तो इन तीनों में बनते तरीकन सामग्री तीनों में एक ही इस्तेमाल होती है, लेकिन विधि थोड़ी सी फर्क है तीनों में। इसीलिए ये इंस्टेंट यूज वाला फर्टिलाइजर समझ सकते हैं आप, ये एंजाइम है और ये बायो फर्टिलाइजर है। ये तीनों चीजें फर्क है, हालांकि इस्तेमाल में जो लाने वाली चीजें तीनों में सेम है। अब कैसे है मैं आपको बताता हूं। सबसे जो है हम लोग रोज चावल को उबालते हैं या धोते हैं। जब हम चावल धोते हैं या उबालते हैं तो उसमें से कई लोग जो है उसका जो है पानी निकाल देते हैं पकाने के बाद। ये पानी जो है हम लोग अमूमन फेंक देते हैं। इसमें स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होता है। अगर आप इस पानी को डाइल्यूट करेंगे, यानी कि आपने जो है उबाल दिया चावल को, लेकिन इसमें एक शर्त है, इसमें तेल और नमक नहीं होना चाहिए। जब आप चावल उबालते हैं तो उसमें कई बार हम लोग नमक डाल देते हैं, तो ये नमक वाला आपने पानी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने चावल उबाला है तो आपने खाली उसमें जो है नॉर्मल बिना तेल नमक के आपने उसको बॉईल किया, वो पानी आप इस्तेमाल कीजिए। ठंडा होने दीजिए अच्छे से एक आध दिन, और उसके बाद यूज कर लीजिए। एक दो दिन बासी वाला इस्तेमाल नहीं करना है उससे ज्यादा, क्योंकि ये सड़ जाएगा। इसीलिए ये इंस्टेंट वाला है। दूसरा, ये पास्ता भी आप बॉईल करते हैं इस प्रकार से। अगर इसमें आपने नमक और तेल नहीं डाला है तो इसको भी आप उसी विधि से इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइल्यूट कितना करना है? अगर आपने 1 लीटर ये पानी निकाला है तो कम से कम 10 लीटर आपने जो है इसको डाइल्यूट करना है। 1/10 के रेशियो में आपने इसको डाइल्यूट करना है। ठंडा करने के बाद नमक नहीं होना चाहिए। अगेन, आलू बॉईल करते हैं, अंडा बॉईल करते हैं। इनका जो छिलका होता है, अंडा जब बॉईल करते हैं इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है। कैल्शियम भी सेल ग्रोथ में बहुत उपजाऊ होता है, फल और फूल देने में काम आता है। इसीलिए आप जब अंडा बॉईल करते हैं, अगेन उसमें नमक नहीं होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ बॉइल्ड वाटर ठंडा करके 1/10 के अनुपात में आप इसको डाइल्यूट करके आप डायरेक्ट प्लांट की जड़ पे डाल सकते हैं। तो ये साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा भी, कुछ मैंने बनाए भी हैं आज जो कुछ मेरे से मिल सका। जैसे कि ये एग शेल का है अंडा, जो है हमने इसको फोड़ लिया, सुखा लिया, उसको पीस दिया, उसके बाद हमने इसको जो है पानी में डाइल्यूट कर दिया। अगर आप इसको 24 घंटे तक डाइल्यूटेड रखेंगे तो ये आपका इस्तेमाल करने के लिए इंस्टेंटली फर्टिलाइजर तैयार है। अगर आप चाहें तो उसमें गर्म पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद ही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा वनस्पति जल, मतलब कि जो भी आपके आज आपने सब्जी काटी है या आपने कोई ऐसा सब्जी का प्रोडक्ट रह गया, छिलका निकाल लिया, या कोई बैगन का छिलका है या करेले का छिलका है, लौकी का छिलका है, किसी का भी आपने सब्जी का छिलका जो आप जनरली फेंक देते हैं, घंटे से लेकर 48 घंटे तक उसको जार में रखना है। उसके बाद भी आपने उसको डाइल्यूट करके 1/5 के हिस्से में, मतलब 1:5 के हिस्से में आपने उसको डाइल्यूट करके जड़ में डाल देना है। तो वो भी आपको फर्टिलाइजर काम करे। ये भी एक इंस्टेंट फर्टिलाइजर है कि विद इन 1 और 2 डेज आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद केले का छिलका, केला हम लोग अमूमन हमारे घर में सबके आता है। आपने केला खाया, छिलका फेंक दिया, छिलके को आप सीधे जार में डाल दीजिए और 24 घंटे के बाद थोड़ा सा उसका कलर हल्का सा ब्राउनिश सा हो जाता है पानी का। मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार होता है। ये हमने केले को आज सुबह ही डाला है, थोड़ा इसका असर हल्का हल्का हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको 48 घंटे रखोगे तो उसमें कलर आ जाएगा। इसको भी आप 1 लीटर अगर है आपको तो 5 लीटर पानी में आपने इसको डाइल्यूट करना है और गमले में, या फिर आप अपनी जो बागवानी करते हो बाहर किचन गार्डन, या आप किसी ग्रो बैग में प्लांट लगाते हो, टमाटर लगाते हो, कुछ लोग धनिया लगाते हैं, कुछ लोग मिर्ची लगा देते हैं, घर में पुदीना लगाते हैं, उसमें आप उसको डालिए। बनाना में बहुत सारा पोटेशियम होता है और वो आपको मैंने बताया था ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, जो अंकुरित करता है। इसके बाद कॉफी का जो पीसते हैं हम, ये वो वाला कॉफी नहीं है जो हम पैकेट से निकालते हैं, ये कॉफी बीन्स है। कई बार हम लोग, कुछ लोग जो जाते होंगे बरिस्ता वगैरह या कहीं कॉफी आपने पी होगी, तो इस प्रकार से जो पीसी हुई कॉफी होती है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर घर में कॉफी नहीं है तो चाय, ये आप चाय रोज बनाते हैं, घर में रोज चाय सबके बनती है। चाय आपने जो बच जाता है उसमें से आप पत्ती नहीं निकालना, हम कुछ भी नई चीज नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा बिल्कुल जिसकी हम वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं वही चीज इस्तेमाल करेंगे। तो चाय आपके घर में रोज बनती है, आपने बस इतना करना है कि उसमें से जो है, अगर आप ब्लैक टी बनाते हैं, दूध डालने से पहले आपने अगर उसको छान लिया है पत्ती को, और चीनी मिलाने से पहले अगर आपने चीनी और मिला लिए कोई बात नहीं, आप उसको एक बार वॉश कर लीजिए, पानी से निकाल दीजिए। फिर भी इसमें जो अगर आप
24 घंटे या 48 घंटे आप इसको किसी जार में रखोगे तो फिर भी ऐसा कलर छोड़ देगा। तो ये भी एक बहुत उम्दा फर्टिलाइजर होता है, इंस्टेंट फर्टिलाइजर, जिसमें ना तो फर्मेंटेशन चाहिए और ना ही डिकम्पोजिशन चाहिए। तो ये आपका इंस्टेंट फर्टिलाइजर हो गया। इसको भी डाइल्यूट करना है आपने 1 लीटर में 5 लीटर। इसके बाद ये आपने बहुत लोगों ने जो है हमारे गांव से जो लोग होंगे उनको सबको पता है कि राख बहुत बड़ा एक फर्टिलाइजर होती है। तो आपने जो है लकड़ी की राख, अगर कोई घर में बॉनफायर जलाते हैं या कहीं जैसे आपने देखा है राख है, तो आप राख को भी ले सकते हैं। ठंडी हुई राख को आप पानी में मिला लीजिए इस प्रकार से। अगर आपने 2 चम्मच राख लिया है तो करीबन आपके 200 ml पानी में डाल लीजिए और ये जो आपको अगेन 1:5 के रेशियो में डाइल्यूट करके पौधों में डालनी है। आप चाहें तो राख, ठंडी राख को आप डायरेक्ट पौधे में भी लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है हमारे पौधे में कोई छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, तो कीड़े क्या है कि हम लोग फिर बाजार जाते हैं, फिर वो हमको कोई दवाई दे देता है केमिकल, और हम उसको पौधों में डाल देते हैं, तो कीड़ा तो गिर जाता है, लेकिन क्या है कि वो केमिकल जो जहरीला है वो हमारे पत्तों में रहता है, पत्ते से फिर वो बर्ड्स फ्लावर्स में जाता है, और जब वो पौधा बनेगा तो हमारे पेट में जाएगा और कीटनाशक हमारे अंदर जाएंगे। लेकिन ये राख डालने से क्या होता है कि कीड़ा भी गिर जाता है नीचे, और अंडा देने के जो उसके जो यहाँ पे चिपकना होता है, जो चिपक के जो अंडा देता है, तो वो सरफेस पे जो है ये राख लग जाएगी, तो वो अंडा नहीं दे पाएगा और खुद ब खुद मर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, और इससे कोई नुकसान भी नहीं है। तो बहुत ही कारगर राख होती है जो लोगों के घर में जो है आपने देखा होगा अक्सर बैगन के पौधे पे कीड़ा जब लग जाता है तो हम ये राख डाल देनी चाहिए, निकल जाएगा, और ये फर्टिलाइजर बहुत अच्छा है। फिर ये चाय का मैंने आपको बता दिया, जो टी बैग्स भी है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप टी बैग है, ग्रीन टी है, कुछ भी टी है आपके पास, आपने यूज करी है, आपको उसको पानी में डिप करना है और आपने उसको ठंडा होकर के 1:5 के रेशियो में डाइल्यूट करके लगाना है। ये है लीफ, ये है नीम की पत्ती है, आराम से मुंह में बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर आपको थोड़ा सा भी जो है आपके पौधों में कीड़ा लग रहा है या आपके पौधों में कोई ऐसा फंगस लग रहा है जो नुकसान पहुंचा रहा है, पत्ती काट रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने तकरीबन या तो बारीक काट लेना चाकू से, या फिर आपने उसको जो है मिक्सी में क्रश कर देना, मिक्सी में पेस्ट बना करके आपने उसको पानी में डाइल्यूट कर देना। 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक अगर आप रखोगे इसको, तो ये भी आपका 1 नंबर का कीटनाशक और बायो फर्टिलाइजर इंस्टेंट वाला बन जाएगा, और साथ में आपकी मिक्सी भी साफ हो जाएगी, क्योंकि मिक्सर में जो है आपने पता नहीं कितने बार आप उसको पकाते चलाते हैं तो उसमें सफाई ठीक से होती नहीं है, तो अंदर कहीं ना कहीं बैक्टीरिया जमता रहता है। तो अगर आप मिक्सी में पत्ती डालकर उसको घुमा दोगे एक बार हफ्ते 10 दिन में, तो आपकी मिक्सी भी एकदम साफ चकाचक और कीटाणु रहित हो जाएगी। और लास्ट में देखिए ये है हमारी गोबर के कंडे या गोबर की खाद हम इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं नहीं है तो यहाँ आराम से जो है आपको ये भी मिल जाता है। तो आपने इसका क्या कहते हैं, इसको भी सिमिलरली थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के पानी में आपने डिप कर देना है खाद को, गोबर की खाद को। इसको भी 24 घंटे से 48 घंटे तक अगर आप रखोगे तो ये आपको जो है सारा एसेंस इस पानी में आ जाएगा, और इस पानी को भी आप डाइल्यूट कर सकते हैं 1 और 5 के अनुपात में। 5 लीटर में 1 लीटर ये मिला के आप इसको पौधे की जड़ पे डाल सकते हैं डायरेक्टली। ध्यान हमें ये देना है कि हमें डाइल्यूट जरूर करना है, क्योंकि ये जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं ये बहुत गर्मी पैदा करते हैं। गर्मी क्यों पैदा करते हैं, इसका एक रीजन होता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन अंदर होता है। जब जाके जड़ों के पास ये अपने जो है अवशेष छोड़ते हैं तो ये एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से गर्मी उत्पन्न होती है। कोई भी फर्टिलाइजर जो है वो यही कार्य करता है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर डालोगे तो वो बहुत तेजी से ये काम करता है, और जो भी अंदर जड़ में है उसको ब्रेक डाउन करके वो एनपीके बनाता है, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, वो हमें चाहिए, प्लांट्स को वो चाहिए होता है। तो वो जितना तेज बनेगा उतनी तेज गर्मी इसमें उत्पन्न होगी, और पौधा में अगर आपने ठीक से उसको डाइल्यूट नहीं किया या ज्यादा डाल दिया सोच के कि इसको रातों रात ही हरा करना है, तो वो सूख भी सकता है। तो उसको रातों रात कोई चीज सूखी आपकी हरी नहीं होगी, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। जो आप बना सकते हो, अगर आप चाहते हो कि भाई अचानक से मेरा पौधा जो है सूख रहा है, हम लोग पोस्टिंग से आए हैं, ये पौधे सूखने लग गए हैं, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप 1-2 दिन का टाइम है, तो आप ये सब चीजें घर में इस्तेमाल की हुई चीजें को आप इंस्टेंट वाला बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हो और पौधे की जड़ में डाल सकते हो। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप जड़ में इसको डालेंगे, इसको जो है तेज धूप में नहीं डालना है कभी भी। या तो आप इसको अर्ली मॉर्निंग डाल दीजिए हल्की धूप में पहले, या फिर आप इसको जो शाम की जो धूप होती है उस टाइम डालिएगा, ताकि थोड़ा सा जो है इसको दिन का भी समय मिल जाए और एकदम इसकी जो गर्मी जो मैंने आपको बात कर रहा था वो ना मिले, नहीं तो पौधा और सूख सकता है। ओके, अब हम आते हैं जो दूसरा मैंने आपको बताया था, जैविक एंजाइम यानी कि बायो एंजाइम। ये आपने बहुत सुना भी होगा। अभी पहले मैं आपको समझाता हूं कि आप इस सब के बीच में ये इडली डोसा क्यों लिख दिया। अभी आप सोच रहे हो कि ये अचानक से कहीं गलती तो नहीं हो गई है।
लेकिन गलती नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये सब तो सब जानते हैं, ये सब जानते हैं इसलिए है। और मैं इसको यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि मैं एक भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, किण्वन, यानी कि फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन क्या होता है? आपने देखा होगा जब आप इडली, डोसा, कांजी, ढोकला, उत्तपम, भटूरा, दही बनाते हो तो आप पहले उसको एक रात के लिए रखते हो, अगले दिन को थोड़ा फूल जाता है तो आप बोलते हो इसमें खमीर हो गया है, ये जो भी हो गया फूल गया है, ये अब अच्छा बनेगा और इसको खाने से जो है हमारे को डाइजेशन अच्छा होगा, हमको जो है तकलीफ नहीं होगी। ये वही चीज है, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। यानी कि आपने या तो कभी इसमें इनो डाल दिया होगा या थोड़ा सोडा डाल दिया होगा तो वो उस क्रिया को उसने फास्ट कर दिया, उस क्रिया को। फर्मेंटेशन होने से कोई भी चीज एंजाइम्स रिलीज करती है। खाना है, जैसे खाने में एंजाइम रिलीज किया, आपने जब उसको खाना बनाया वो जल्दी से पाचन क्रिया में शामिल हो गया और आपका पच गया। यही चीज जब हम एंजाइम्स बनाते हैं तो यही चीज तभी होती है। जैसे कि अभी थोड़ी सी मैंने हिंदी लिखी है, शुद्ध है, बट मैं आपको समझाता हूँ कि कार्बनिक पदार्थ का बट यानी कि डीकम्पोजिशन, यानी कि जब हम कोई चीज को गलाते हैं एक संतुलित मात्रा में, उसको डीकम्पोजिशन कहते हैं। अभी डीकम्पोजिशन और डीके दो चीजें हैं। मतलब जब भी हम जैसे बोलते हैं खाद बनाने को बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि सड़ गया, लेकिन सड़ना और डीकम्पोज होने में बहुत फर्क है। हालांकि विधि तकरीबन एक जैसी है, बट फर्क क्या है कि डीकम्पोजिशन और डीके में जो फर्क है वो है स्पीड और कंट्रोल का। जहां की डीकम्पोजिशन होता है उसको हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं, उसको एक लिमिटेड ऑक्सीजन देकर के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं और उसका चेन रिएक्शन होने से बचाते हैं। जबकि डीके एकदम ओपन, आपने उसको छोड़ दिया, उसने जो है पानी, हवा, कीड़ा सबको आपने एक्सपोज कर दिया, तो वो विधि इतनी फास्ट हुई कि वो उसमें जो है अच्छे उसमें इंग्रेडिएंट्स निकलने के बजाय वो पूरा का पूरा सड़ गया। तो ये चीजें मैं आपको जब बायो फर्टिलाइजर बनाने के बारे में बताऊंगा तो उसमें आपको ध्यान देने वाली बात है। तो फिलहाल मैं आपको जो है वापस से बायो एंजाइम पे लाता हूं। तो हमें करना क्या है कि जिस प्रकार देखिए, एक आपने देखा होगा दही जमाया होगा सबने, तो दही में क्या होता है? दही में एक बैक्टीरिया होता है, करेक्ट? दही में एक बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस उसको बोलते हैं। वो क्या करता है, दूध में जब आप उसको डाल दोगे, तो ये लैक्टोबैसिलस से समझ में आया आपको? क्या होता है? जामन समझ में आता है आपको? जैसे आपने दही लिया, एक दूध का कटोरा लिया पूरा, उसमें आपने एक चम्मच दही डाल दिया, तो दही जैसे ही आपने डाला तो वो दूध की जो क्वालिटी है उसको बदल देगा। यानी कि वो जो दूध का जो एक एनवायरमेंट है दूध, उसमें जो है अपनी ग्रोथ करेगा। वो जो चम्मच से आपने डाला लैक्टोबैसिलस, वो बढ़ता रहेगा तब तक बढ़ता रहेगा जबकि वो पूरे बर्तन में दूध को बदल के लैक्टोबैसिलस में कन्वर्ट नहीं कर देगा। तो यानी कि वो जो क्रिया उसने करी है वो उस एंजाइम से उसने उसको पूरे को बदल दिया। यही विधि अब हम खाद बनाने के लिए इस्तेमाल में लाएंगे, जो कि फर्मेंटेशन की होती है। अब आप किसी भी चीज का बायो एंजाइम बना सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हमने इंस्टेंट बायो फर्टिलाइजर जो बताए थे, वो आप उसी प्रकार से नींबू के छिलके हो गए या संतरे के छिलके हो गए या मौसमी के छिलके हो गए, केले के छिलके, बायो एंजाइम बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे उसको मैं आपको बताता हूं। किस चीज के बना सकते हो आप? संतरे के छिलके के बना सकते हो, नींबू के छिलके के बना सकते हो आप, मौसमी का छिलका। ये इसलिए क्योंकि ये अच्छी खुशबू देते हैं और जब एंजाइम बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो ये काफी समय तक किसी को शेल्फ लाइफ नहीं होती है। आप सालों साल इसको रख सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं और इससे खुशबू भरे जो है एक एंजाइम बना सकते हैं। पपीता, केले का छिलका, अनानास के टुकड़े, गेंदे का फूल, गुलाब की पंखुड़ियां, लहसुन, मिर्च, प्याज, एलोवेरा, ये इस्तेमाल में इसलिए लाया जाता है कि ये क्योंकि इसके अंदर कीटनाशक वाले होते हैं, सल्फर होता है, गंधक होता है। अगर आप सल्फर प्याज में सल्फर होगा, प्याज और लहसुन और मिर्ची के साथ में अगर आप एंजाइम बनाओगे तो वो बहुत बढ़िया कीटनाशक की तरह कार्य करता है। बनाने की विधि सबकी सेम है, मैं अभी आपको सबको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। मैं ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप ये सब आपके घर में, आप कभी भी इनसे कोई सी भी सामान उठा सकते हो और आप बना सकते हो अपने बायो एंजाइम। अभी बनाने की विधि में आपको थोड़ा सा प्रदर्शन के माध्यम से दूंगा डेमोन्स्ट्रेशन। ये टेबल लगा हुआ है, सबको टेबल भले ही क्लियरली ना दिखे, इसके लिए मैंने एक प्रयोग किया है, शायद वो सफल हो जाए।
मेरा साथ देंगे नायक प्रकाश, 6 कुमाऊं से। आ जाओ प्रकाश। अभी कोई भी जब हमें बायो फर्टिलाइजर बनाना है उसमें हमें सिर्फ 3 चीज की आवश्यकता है। सिर्फ 3 चीज की आवश्यकता है, अनुपात में आपको बताता हूं। सबसे पहला तो जो आपका किचन वेस्ट है, या तो आपका नींबू का छिलका है, संतरे का छिलका है, मौसमी का छिलका है, या आपके पास केले का छिलका है, नीम है, कुछ भी है, लहसुन है, अदरक है, कुछ भी है, आपने उसको ले लिया, आपने उसको एक कटोरी में ले लिया। उसके बाद आपके पास जो दूसरी सामग्री होनी चाहिए वो होना चाहिए गुड़। गुड़ इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो एक जो जिस बॉटल में आप बनाएंगे उसमें एक एनवायरनमेंट तैयार करेगा, ताकि वो कल्चर तैयार करेगा जिसमें कि आपका वो बैक्टीरिया पनप सके। और तीसरा हमको चाहिए इंग्रेडिएंट पानी। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट, तीनों घर पे उपलब्ध है, अलग से नहीं खरीदने हैं आपने। और आपको चाहिए एक बॉटल मजबूत सी, जो कि आपकी कोका कोला या फैंटा ये आपको आसानी से मिल जाती है, एक ये आपको बॉटल चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका बनाना कैसे। आपने 3 डिजिट याद रखनी है, 1, 3 और 10। 1, 3 और 10। तो ये 1, 3 और 10 क्या है बताओ प्रकाश बताइए। 1 मतलब बॉटल निकालो पहले। यस, तो 1 बॉटल आपने ले ली पहले। इस बॉटल में आपने एक, चलिए आप नींबू का छिलका डाल दीजिए। आपने इसमें नींबू के छिलके, आपने रस निकाल दिया। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि यूटिलिटी वाली चीज नहीं यूज करनी है आपने रस निकाल लिया, नींबू पानी बना लिया, अचार बनाया, जो भी आपने कर लिया। अब आपके पास खाली छिलका बचा है जिसको आपने फेंकना है। अब आपने इसमें सिर्फ अपना थोड़ा कीमती समय देना है और आपको ये एक बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइजर मिलेगा। आपने इसका एक हिस्सा पूरा भर के, जितना भी बॉटल का साइज है, अगर ये 2 लीटर की बॉटल है मान लीजिए, तो तकरीबन 200 ml जहां तक उसका लेवल हो सकता है, उसमें आपने इसको नींबू के छिलके को भर देना है। इसके बाद माफ कीजिएगा, 1, 3 और 10 का जो अनुपात है वो 3 अनुपात इसका है छिलके का, 3 टाइम्स। 1 अनुपात जो है सिंगल, वो है गुड़ का। गुड़ आपने डालना है। गुड़ आपने जो है आप या तो उस गुड़ को जो है पहले से पानी में डुबो लीजिए, तो वो कप में डाल के लिक्विड बन जाएगा, घुल जाएगा पूरा अच्छे से। नहीं तो आप थोड़ा सा चूरा टाइप करके भी उसको उसमें डाल सकते हो, और डाल के भी वो हिलाने से वापस से डिजोल्व हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हैं। बट ध्यान बस ये रहे कि जो बॉटल है आपकी, ये बॉटल धुली होनी चाहिए। अगर इस बॉटल में पहले का जैसे कोल्ड ड्रिंक पड़ा हुआ है या शुगर का कोई सिरप पड़ा हुआ है जो आपने ठीक से साफ नहीं किया है, तो ये इसको सड़ा देगा, ये खराब कर देगा इसको तुरंत। तो इसलिए हमें इसको कम से कम, कोई आपको साबुन डाल के नहीं धोना है इसको, नहीं तो साबुन का भी उसमें अवशेष रह जाएगा और ये खराब हो जाएगा। नॉर्मल ठंडे पानी से आपने इसको 2-3 बार निकाल करके खंगाल देना है इस बॉटल को। बॉटल साफ होनी चाहिए। उसके बाद हाथ आपके साफ होने चाहिए। हाथ में तेल लगा है या आपके हाथ में कोई मीठा या कोई ऐसे आटा लगा है, आटा गूंथते हुए आपको थोड़ा बहुत आटा भी लग गया, तो अगर आटा वगैरह इस तरह की चीजें इसमें चली जाएंगी तो थोड़ा सा भी पार्टिकल जो होगा वो इसको दूषित कर देगा और सड़ जाएगा या फिर ठीक नहीं बन पाएगा। तो आपने हाथ धो लीजिए। उसके बाद सफाई से इसको जो आपने भर दिया है, अब इसके बाद इसमें आपने पूरा पानी भर देना है। अब जो गुड़ आपने डालना है इसमें, आपने इसमें, मैं आगे हिदायतें बताऊंगा उसमें, इसमें आपने खाली नॉर्मल गुड़ डालना है जो आपको बाजार में मिल जाता है, और जितना भी हो सके आप गहरे रंग वाला गुड़ लीजिए। जो काले रंग का गुड़ होता है वो उतना ही प्योर होता है। अगर आप गुड़ बहुत ही सफेद सा या अच्छा सुंदर सा दिखने वाला गुड़ दोगे तो ये आप यकीन मानो वो खाने में भी अच्छा नहीं होता, वैसे भी नहीं खाना चाहिए। उसमें क्या है कि ज्यादा मात्रा में केमिकल डाला जाता है उसको साफ करने के लिए, इसलिए थोड़ा नमकीन सा लगता है वो कभी कभी। तो वो गुड़ अवॉइड करना है आपने। चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है। ये नहीं बोलना कि मिठाई करना तो चीनी से कर लेते हैं, तो चीनी जो है ये नहीं बना पाएगा। अब आपने इसमें कर दिया और ये आपने इसमें जो है पानी भर दिया तकरीबन पूरा 2 लीटर। लेकिन आपने इसको जो है पूरा नहीं भरना है। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये मैं यहाँ आने से पहले कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले मैंने इसको तैयार किया था आपको दिखाने के लिए। तो मैंने यहाँ तक इसको पानी भरा है, इसकी नेक तक। ये मैंने क्यों छोड़ा है यहाँ पर, ये मैंने इसलिए छोड़ा है कि जब ये इसके अंदर में, ये एक तो था आपका जो इंस्टेंट वाला था वो तो आपने इस्तेमाल किया तुरंत किया, इसको जब मैं फर्मेंट करूंगा तो इसके अंदर बहुत गैस पैदा होती है, और गैस पैदा होने से जो है इसमें इतनी जगह होनी चाहिए ताकि गैस इसमें भर सके।
ये बॉटल भी मैं कोका कोला की इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होती है, इसके अंदर गैस भरी होती है। जब ये आती है कोका कोला भर के तो ये मजबूत होती है। अगर आपने इसको कांच की बोतल में इस्तेमाल कर लिया या किसी कमजोर बोतल में आपने इसको डाल दिया और फर्मेंटेशन हो गया आपका सक्सेसफुल, तो वो फट भी सकती है और काफी उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस बात को प्लीज थोड़ा सा हिदायत दीजिए, ध्यान से रखिए कि आपने कांच की बोतल कभी भी एंजाइम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करनी है। आप इंस्टेंट वाला यूज कर सकते हो, इंस्टेंट जो मैंने आपको बताया था इंस्टेंटली वाला, एक 24 घंटे वाला, वो आप इस्तेमाल कर लीजिए कांच की बोतल में, कोई बात नहीं। लेकिन ये वाला जो मैं बेंजाइम बता रहा हूं आपको, जिसमें आपने गुड़ का पानी डालना है और इसको फिर 3 महीने के लिए छोड़ना है, इसको आपने नहीं करना है। अब मैं आप क्यों करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिर्फ मैंने कल खोला था और कल से आज तक इसमें काफी गैस बन गई है। अगर आप देखेंगे तो देखिए, इसको मैं माइक से, ये देखिए, आप ध्यान सुनिएगा। ये देखिए ये बाहर को निकलने लगा है। तो ये फर्मेंटेशन मतलब शुरू हो गया इसमें प्रवृत्ति, और मेरा जो है एंजाइम सक्सेसफुल रहा है। अब ये बनने की कगार पर है। अब मुझे इसको जो है सिर्फ 3 महीने के लिए छोड़ना है। अगर मैं ये गैस नहीं बनेगी अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर में, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलती करी है। या तो मैंने इसका अनुपात ठीक नहीं लिया है, रेशियो, या फिर मेरे हाथ गंदे थे, या फिर मैंने जो है गुड़ ठीक से नहीं डाला, या गलत था, या चीनी डाल दी, कुछ तो गलत किया है। तो आप इससे, अगर आप धीरे धीरे इसको खोलना है आपने, जब बन जाए तो आपने धीरे धीरे खोल के इसकी गैस को हर दूसरे दिन निकालना है। ये देखिए, अगर मैं, कई बार होता ही है कि थोड़ी जब गर्मी जाए तो एकदम ये फवारे की तरह भी निकल जाता है। तो इससे आपको पता चलता है कि ये जो है तैयार हो रहा है। अब इसको तैयार होने में समय कितना लगेगा? समय लगेगा इसको, पहला वाला जो बैच आपका बनेगा ये, इसको समय लगेगा कम से कम 3 से लेकर के 4 महीने का समय इसमें इसका लगना ही लगना है। क्योंकि इतना समय एक पूरा फर्मेंट होकर के इसके सारा जो इसके अंदर कल्चर डेवलप होगा, इसका बैक्टीरिया डेवलप होगा, उसमें समय लगेगा 3 से 4 महीने का। मैं बोलता हूं क्यों पहला बैच इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम बनाएंगे ये यही वाली चीज, और आपके पास पहले से बनी हुई है, जैसे मेरे पास ये पहले से, ये करीबन 2 साल पुराना लेमन का बना हुआ है। अगर आप इसको, मैं बाहर लगाऊंगा इसको टेबल पे, आप जब जाएंगे इसको जरूर देखिएगा, हाथ में पकड़िए, उसको सूंघिए, बहुत अच्छी इसमें सुगंध आती है लेमन की। ये 2 साल से भी ज्यादा पुराना है। अब अगर मैं इसमें आज जो मैंने बनाया है, इसमें मैं पुराना बनाया हुआ 2 या 3 चम्मच डाल देता हूं, तो मैंने वही काम किया जो मैंने दूध में दही डालने का किया। अब इससे स्पीड फास्ट हो जाएगी। अब मेरा ये बैच जो बनेगा 1 महीने में बनेगा, यानी कि 30 दिन में तैयार हो जाएगा मेरा। तो पहला वाला बनाने में, बैच बनाने में थोड़ा संयम चाहिए, थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसके बाद जब आप लगातार बनाने लगोगे तो सिर्फ 1 महीने में आपने जब अपना ये मेन बना लिया, तो आपने उसको फिर हर महीने, एक महीने के टाइम में, या 1 महीना, डिपेंड करता है थोड़ा मौसम के ऊपर भी। क्या होता है कि सर्दी में थोड़ा सा जो है ये रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है, तो क्या हो सकता है 1 महीने के बदले 40 दिन लग सकता है। यही बरसात और गर्मी में 30-35 दिन में कंप्लीटली आपका रेडी हो जाता है। लेकिन ध्यान आपने देना ये है, इसको बीच बीच में इसकी गैस निकालनी है। कांच की बोतल नहीं होनी चाहिए, बिस्लेरी की बोतल नहीं होनी चाहिए, अच्छी होती है, फूट जाएगी। इसी प्रकार आप अनेकों प्रकार के जो है छिलके इस्तेमाल कर सकते हो। आप मैरीगोल्ड जो है ये गेंदे का फूल है, इसकी पत्तियां भी आपको आराम से मिल जाती हैं। नहीं तो हमारे पास कोई माला आती है दिवाली के टाइम पर, वो ऐसी फेंक देते हैं हम लोग, मंदिरों में जाकर के कुछ फूल मिल जाते हैं, वो आप बना सकते हो। वो बहुत अच्छी खुशबू देता है मैरीगोल्ड का, अगर आप बना देते हो कि ये मेरे पास पड़ा हुआ है। अब जब बाहर में इसका अच्छा इसका स्मेल आता है। इसके अलावा जो है आप चाहें तो अच्छे रोज का भी, एक तो जो रोज बुके मिलता है उसमें कोई खुशबू नहीं होती, वो बिल्कुल हाइब्रिड वाले होते हैं, उससे कोई फायदा नहीं। अगर आपको गुलाब, कोई अच्छा झाड़ी का गुलाब जिसकी अच्छी खुशबू होती है, वो आप निकाल के उसकी पंखुड़ी बनाते हो, तो आपको गुलाब जल की तरह वो मिल सकता है। उसमें वो गुलाब जल वाला वैसा गुलाब जल नहीं है, परंतु एंजाइम वाला जो है आपको जो है उसकी खुशबू आपको पूरी मिलेगी। तो ये था हमारा कुछ बायो एंजाइम बनाने के तरीके। अभी वापस से हम आते हैं अपने वीडियो के ऊपर। थैंक यू प्रकाश, आप बताइए। मैंने आपको बताया था, एक तो धूप से दूर रखना है, डायरेक्ट धूप से। जब आप बना लोगे तो आपके पास ऐसा कलेक्शन हो जाएगा, आप उस पर डेट जरूर लिखिएगा मार्कर पेन से, पता चलना चाहिए कि आपने आज बनाया है, इसके 3 महीने बाद आपका रेडी हो जाएगा। आपको रोज उसको थोड़ा सा दूसरे दिन खोल के उसकी गैस निकालनी है, और आप इस प्रकार से अपना एक कलेक्शन बना सकते हो। बड़ा अच्छा लगता है ना, बना अपना कलेक्शन होता है तो बड़ा ही बेहतरीन लगता है ये। उसके बाद दबाव रही तो मतलब उसका प्रेशर निकालना है आपने,
गुण की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, चीनी नहीं होनी चाहिए, नमक वाला गुण मत इस्तेमाल करिए। खुला मत छोड़िए। अगर आपने ढक्कन खुला छोड़ दिया सोचिए कि गैस धीरे धीरे निकल जाएगी और उसमें अगर मक्खी बैठ गई, अंडा दे दिया तो आपका वो जो है बायोएंजाइम सड़ जाएगा। तो आपने इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कभी भी खोलते हुए भी तब भी सेम, हाथ गंदे नहीं होने चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, आटा नहीं होना चाहिए, चीनी, ये सब चीजें सेम स्टेरलाइज चीज होती है एकदम। ये बिल्कुल प्योर है, स्टेरलाइज्ड है। अगर कोई ये जीवाणु नहीं है, जहर नहीं है, बाहर की कीटनाशक की तरह पीने से नुकसान होता है, पेट में भी चला जाएगा तो कुछ गलत नहीं होगा किसी को। 3 महीने के लिए आपने छोड़ना है पहला बैच, बाकी आप 1 महीने में आप बना सकते हैं दोबारा। उपयोग के निर्देश में आपको बताता हूँ। आपने अगर इसको पौधे की जड़ पर डालना है तो आप इसको डाइल्यूट कर लीजिए थोड़ा सा, जैसे आपने ले लिया इसको। प्रकाश ये थोड़ा सा, ये मेरे पास जैसे कि मान लीजिए 1 लीटर पानी है या कुछ है, तो आपने 1 लीटर में इसको करीबन 20 ml के करीबन डालना है। तो अंदाजन से 1 ढक्कन या 2 ढक्कन आपने इसमें डाल दिया थोड़ा सा, और इसको एक बार मिलाने के बाद आपने डालने का समय ध्यान में रखिएगा, तेज धूप में इसको नहीं डालना है। और सुबह के टाइम आप डाल सकते हो इसको पौधे में, या शाम के टाइम डालना है। आप धीरे से इसको जो है पौधे में डाल देना है, जड़ पे डायरेक्टली। तो ये इससे जो है आपको काफी इफेक्टिव होगा पौधे के ऊपर। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको पत्तियों पर डायरेक्ट स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि पत्तियां अगर हेल्दी होगी, पत्तियों से भी फर्टिलाइजर प्लांट लेता है। पत्तियों में पोर्स होते हैं, अगर पत्ती के ऊपर जो आप स्प्रे करोगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बोलते हैं, जिनकी मैं बात करता हूँ NPK, वो पत्ती के द्वारा प्लांट में जाएगा। इसमें अगर बड्स लगी है तो उसमें फूल अच्छे आएंगे। फूल अगर झड़ रहे हैं, जो कोई सब्जी वाले पौधे हैं, तो उसका फूल झड़ने से बचेगा और ये पौधा आपका स्वस्थ। ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, बिकॉज इससे पौधा सूख सकता है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा कम रखा है कि 1 लीटर में आपने सिर्फ 10 ml ही रखना है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है। आप ये मत सोचिए कि 10 ml से क्या होगा इसका। इस 10 ml में इतने जीवाणु हैं, जितना मतलब इस संसार में प्राणी नहीं होंगे उतने ज्यादा उसमें बैक्टीरिया होगा, उतने 1-10 ml के अंदर। तो वो काफी है एक बार के स्प्रे के लिए। इसके अलावा इसके और भी इस्तेमाल है, आपने कहीं सुना भी होगा। आप इसको कॉलिन की स्प्रे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका ये लेमन वाला है, खास करके लेमन वाला आप यूज करिए। बाकी में थोड़ा सा स्मेल आ सकता है, हल्का सा बैक्टीरियल स्मेल आता है, बट अगर आप ये लेमन वाला आप यूज करते हो, जैसे कॉलिन आपने यूज करते हो, कॉलिन कुछ नहीं केमिकल है। हम अपने किचन अप्लायंसेस से साफ करते हैं कॉलिन से, जो कि एक केमिकल है। आप फ्रिज का अंदर का लेयर उससे साफ करते हो, आपने माइक्रोवेव को साफ करते हो, मिक्सर ग्राइंडर को साफ करते हो, किचन कैबिनेट को आप साफ करते हो, जो कि हानिकारक है। तो आप इसी को थोड़ा सा इसमें जो है 30-35 ml एक स्प्रे की बोतल में ले लीजिए, नहीं तो कॉलिन की बोतल में डाल लीजिए, बाजार से आपको बोतल मिल जाएगी। और आप उसको स्प्रे करके उससे आप वाइप कर सकते हैं, शीशे को साफ कर सकते हैं, किचन काउंटर को साफ कर सकते हैं। ये इसका बहुत ही बढ़िया उपयोग है। दूसरा, आप इसको कॉलिन या जैसे लाइजॉल हम इस्तेमाल करते हैं, 2-3 ढक्कन डालते हैं पोछे में, वो भी लेमन वाला आप डालिए, बहुत अच्छा ये आपके लिए कारगर है। खास करके उनके जिनके बच्चे छोटे फर्श में बैठते हैं, उनको केमिकल से दूर रखना चाहिए, तो वो बच्चों को अपने सफाई होगी और बायोलॉजिकली सफाई होगी। अब आप बोले सफाई कैसे होती है? जो गंदगी होती है वो बैक्टीरिया या पैरासाइट के रूप में होती है या फंगस के रूप में होती है, जो बीमारी पैदा करती है। ये गुड बैक्टीरिया है, जब ये फर्श पे लगेगा तो ये उसको डिसॉल्व कर देगा। डिसॉल्व कैसे करेगा? वो सेलुलर लेवल पे उसकी सेल वॉल को डिसॉल्व कर देता है और वो निष्क्रिय हो जाता है। जो काम केमिकल करता है वो अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देता है। तो केमिकल वाला एंटीबायोटिक की तरह ये समझ लो, ये रामदेव बाबा की दवाई है, ठीक है। उसके बाद आप इसको, जिनके जो पेट्स हैं, डॉग्स हैं, जिनके पास, जिनको उनके ऊपर भी जो है शैम्पू आप केमिकल इस्तेमाल करते हैं, आप इनको भी इसी पानी के साथ। आप कर्नल रवि साहब को हमारी ओर से एक छोटी सी भेंट दें।